वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने पढ़ने जा रही हैं एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जो कार्बोहाइड्रेट है, उसके हम पूरा वीडियो डाल रहे हैं, शॉर्ट वीडियो, जिसको आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। नोट्स लिखो और उनको धीरे धीरे याद करो। हम इस पर अपना ये पूरा चैप्टर डालेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर एक बात, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के अंदर आपने पहले पढ़ चुके हैं भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा है संरचना के आधार पर। पहले वाला वीडियो जो बनाया है वो भौतिक गुणों के आधार पर हम बना चुके हैं, और दूसरा अब आज जो बनाने जा रहे हैं वो संरचना के आधार पर वर्गीकरण है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो प्रकार से है, एक तो भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर। तो अपने भौतिक गुण आधार वाला पढ़ चुके हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे संरचना के आधार पर वर्गीकरण। अब इसके संरचना के आधार पर वर्गीकरण, इसका 3 पार्ट है जिनको A, B और C लिखा गया है। तो पहला पार्ट है मोनोसैकेराइड। कौन सी? मोनोसैकेराइड। सैकेराइड होती है शर्करा। मोनोसैकेराइड जिसमें एक ही प्रकार की शर्करा उपस्थित हो। जैसे वे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं और कार्बोनिल यौगिक होते हैं। यानी इस पॉलीहाइड्रोक्सी की बात करें, ये वाले इस ग्रुप समूह की बात करें, इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, बहुत सारे इस संरचना के अंदर OH ग्रुप होते हैं। और कार्बोनिल, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड समूह है और कीटोन समूह होता है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह होता है। अब अपने बात करें, वे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं, जैसे ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का जल अपघटन करवाते हैं तो आगे वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो टूटता नहीं है तो इसे क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। क्या कहते हैं उसे? मोनोसैकेराइड। यानी सैकेराइड होता है शर्करा। मोनोसैकेराइड वे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं और इनमें कार्बोनिल यौगिक होते हैं। जैसे ग्लूकोज है, और अपना एक एग्जांपल फ्रक्टोज, ये इसका एग्जांपल है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये इसका एग्जांपल है। उसके बाद करें ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयां प्राप्त होती है। जैसे अपने बात करें ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं कि ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड की 2 से 10 तक इकाइयां प्राप्त होती है, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। 2 से 10 तक इकाइयां प्राप्त होती है, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे अपने बात करें, यहां लिख दूं मैं, ये शर्करा लिख दी C12H22O11। अब प्लस में इसमें क्या लिख दिया? H2 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? H2 लिख दिया। अब इसका अपघटन करवाऊंगा तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये बनेगा। यानी देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 12 और कार्बन कितने? 12 का आधा करेंगे तो 6 आ जाएंगे। और हाइड्रोजन कितने? 22 और 2 ये 24, तो 12 आ जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 11, तो एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे 12 तो 6 आ जाएंगे। इसका जल अपघटन करवाने पर 2 इकाइयां प्राप्त होती है। तो ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन कराने पर ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड की 2 से 10 तक इकाइयां प्राप्त होती है, ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। 2 से। अब देखो मेरे पास ये शर्करा है C12H22O11, ये शर्करा है, इसको मैंने प्लस H2 लिख दिया। अब इसको मैं तोड़ूंगा तो 2 इकाइयां बनेगी, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ये 2 इकाइयां बनेगी। तो ये 2 इकाइयां बनेगी तो ये क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड। जैसे लिखा है ना, देखो डाइसैकेराइड के जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। अब इसके अंदर कितनी है? 2 इकाइयां हैं, 6 की 2 इकाइयां हैं। तो इसके टूटने पर क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज या फ्रक्टोज। उदाहरण क्या है? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आदि। उसके बाद आती है पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अब अपने स्टार्च है, इनका जल अपघटन करवाएंगे, स्टार्च का जल अपघटन करवाएंगे तो बहुत सारी इकाइयां प्राप्त होती है। तो किस में आती है? पॉलीसैकेराइड के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? पॉलीसैकेराइड। तो संरचना के आधार पर वर्गीकरण तो 2-3 प्रकार है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड।
मोनोसेकेराइड के अंदर क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है तो इसका जल अपघटन नहीं होता, ग्लूकोज का जल अपघटन नहीं होता, जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, राइबोज आदि, और फ्रक्टोज। ओलिगोसेकेराइड जिसमें क्या होती है, बहुत सारी इकाइयाँ होती है, 2 से लेकर 10 तक इकाइयाँ होती है और जिनका जल अपघटन होता है। और जल अपघटन करवाने पे डाइसेकेराइड है तो जिसकी 2 इकाइयाँ प्राप्त होती है, जैसे 2 इकाइयाँ। अगर मैं यहाँ ट्राइसेकेराइड लूँगा, यहाँ पे क्या लूँगा, ट्राइसेकेराइड लूँगा, तो ट्राइसेकेराइड की कितनी इकाइयाँ प्राप्त होगी, या अगर 3 इकाइयाँ इधर लेता हूँ मैं, ट्राइसेकेराइड लेता हूं तो इधर भी कितनी इकाइयां प्राप्त होगी, 3 इकाइयां। अगर यहां 4 लूंगा तो इधर भी कितनी प्राप्त होगी, 4 इकाइयां प्राप्त होगी। यानी डाइसेकेराइड के जल अपघटन से, यहां लिख दूं ट्राइसेकेराइड के जल अपघटन से, ट्राइसेकेराइड के जल अपघटन से 2, यहां 3 इकाइयां प्राप्त होगी। ठीक है, अगर यहां लिख दूं मैं हेक्स 6 लिख दूं, 6 इकाइयां लिख दूं, तो इनके जल अपघटन से 6 इकाइयां प्राप्त होगी। अब पॉलीसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड इकाई प्राप्त होती है, बहुत सी ज़्यादा इकाइयां प्राप्त होती है, जैसे अपने स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है आदि। तो इन बातों को, इनको धीरे धीरे अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।